हम आफताब की बात करने वाले हैं, क्योंकि श्रद्धा मर्डर के आरोप में आफताब के गिरफ्तार हुए 15 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इस मामले में कई ऐसे चौंकाने वाले दर्दनाक खुलासे हुए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक यह सब कुछ सच है। श्रद्धा मर्डर को बार बार लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक इसे लव जिहाद करार दे रहे हैं। लेकिन राजनीति से इतर इस मामले को केवल एक केस के तौर पर ही देखा जाए तो यह बेहद गंभीर और डराने वाला है। और जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो बार बार लव जिहाद की ओर इशारा भी करते हैं। आज के युवा पीढ़ी को इससे जरूर सबक लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि आजादी के नाम पर माता पिता की बातों को मना कर देना, उनकी सलाह का मजाक उड़ाना जिंदगी पर भारी भी पड़ सकता है। कहते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द प्रेम होता है, लेकिन अगर प्रेम शब्द किसी के लिए व्यवसाय बन जाए, टारगेट बन जाए या नंबर गेम बन जाए तो फिर इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और यही श्रद्धा मर्डर केस में देखने को मिला है। एक व्यक्ति जो एक दो नहीं कई लड़कियों से प्रेम का नाटक करता है, एक की हत्या करता है और फिर दूसरे से प्रेम की नौटंकी करता है, तो सोचिए क्या वो व्यक्ति मासूम होगा? क्या वो व्यक्ति एक आम इंसान की तरह होगा जिसने अपनी दोस्त, जिससे वो प्रेम करने का दावा करता था, लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, उसके 35 टुकड़े कर दिए और उसे हत्या का अफसोस तक नहीं है? जी हां, आपने जो सुना वो सही सुना कि आफताब को हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आफताब ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने हत्या गुस्से में नहीं बल्कि पूरी योजना बनाकर की थी और हत्या के बाद फिर से दूसरी लड़कियों से दोस्ती करने में जुट गया। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है और इसमें जो सवाल पूछे गए और आफताब ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से कई अहम सवाल पूछे गए, जिसमें से कुछ अहम सवाल और आफताब के जवाब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने न केवल हत्या की बात कबूल की है बल्कि हत्या की तारीख के बारे में भी उसने जानकारी दी है। आफताब ने माना कि उसने बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका और श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग उसने काफी दिन पहले कर ली थी। पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आफताब ने माना है कि उसे श्रद्धा की हत्या का अफसोस बिल्कुल भी नहीं है और वो हत्या के मकसद से ही श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट के अलावा पुलिस की पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि वो श्रद्धा के साथ 3 साल से रह रहा था और इस दौरान दोनों के बीच 3 बार ब्रेकअप हुआ। आफताब के बार बार मारपीट और दूसरी लड़कियों से संबंध की वजह से श्रद्धा नाराज थी। उसने फरवरी में ब्रेकअप का मन बनाया और आफताब से अलग होकर नई जिंदगी शुरू करने का प्लान भी किया था। इस बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए दोनों हिमाचल घूमने गए थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हुए। फिर 3 मई को श्रद्धा ने आफताब से अलग होने का फैसला किया और 5 दिन बाद श्रद्धा को लेकर आफताब दिल्ली आ गया। अब आपको इस पूरी क्रोनोलॉजी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन के लिए रुकते हैं। लेकिन आफताब के लिए होटल में हत्या करना संभव नहीं था, इसलिए उसने जानबूझकर छतरपुर में जंगल के पास एक फ्लैट लिया जिससे हत्या करके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया जा सके। 15 मई को छतरपुर के फ्लैट में दोनों शिफ्ट हुए, लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए फ्लैट में आफताब श्रद्धा अलग अलग रहते थे। नौकरी लगने पर श्रद्धा ने अलग शिफ्ट होने का प्लान किया। इसी बीच 18 मई को आफताब श्रद्धा के बीच झगड़ा होता है और नशे की हालत में आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद आफताब ने 30 मई को बम्बल ऐप के जरिए एक लेडी डॉक्टर से दोस्ती कर ली, जो 12 अक्टूबर को आफताब के उसी फ्लैट पर भी गई थी। इस पूरी क्रोनोलॉजी से पता चलता है कि आफताब सब कुछ सोच समझ कर रहा था। पहले एक से प्रेम का नाटक किया, फिर उसे छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने दूसरी लड़की को खोजा और उसे घर लेकर भी आया, वो भी तब जब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स उसके फ्रिज में ही थे। सोचिए क्या यह काम एक सामान्य इंसान कर पाएगा? अगर आफताब पकड़ा नहीं जाता तो शायद अपनी नई दोस्त की भी वो आगे हत्या कर सकता था।
क्योंकि आफताब को श्रद्धा की हत्या का अफसोस ही नहीं है। ऐसे लड़कों को, जिनका मकसद लड़कियों की भावनाओं से खेलना होता है, जो प्रेम का नाटक करके जिंदगी बर्बाद करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लव जिहाद की संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते। वैसे इस मामले में तो साफ तौर पर लव जिहाद दिखता है और इसलिए शायद इस पर राजनीतिक चेहरे बार बार यह कह भी रहे हैं कि यह लव जिहाद है। जिस लड़की श्रद्धा की हत्या की गई वो एक हिंदू थी। जिस दूसरी लड़की को 30 अक्टूबर को फ्लैट पर बुलाया गया था वो भी एक हिंदू थी। और पुलिस की पूछताछ में जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है और उसमें जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक आफताब की 15-20 लड़कियों की दोस्ती थी, उससे 15-20 लड़कियों के से उसकी दोस्ती थी और ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी। सवाल यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक था या आफताब जानबूझकर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जिस तरीके से दूसरी लड़की से तुरंत दोस्ती कर ली, श्रद्धा को भूल गया, उससे तो साफ जाहिर होता है कि यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि श्रद्धा के लिए हिंदू लड़की टारगेट की तरह थी। यानी श्रद्धा की तरह ही आफताब के लिए यह हिंदू लड़की टारगेट की तरह थी। और आपको सुनना चाहिए कि इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। देश के अंदर सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कई तरह से लड़ाई लड़ा जा रहा है। आतंक के रूप में, लव जिहाद के रूप में, लैंड जिहाद के रूप में, ये कई तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। श्रद्धा मर्डर में एक अहम कड़ी वो हिंदू लड़की भी है जो आफताब का अगला शिकार थी, जो श्रद्धा की हत्या के बाद उसके घर पर गई थी। मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करने वाली आफताब की इस डॉक्टर गर्लफ्रेंड को आज खुद मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वो आफताब की दरिंदगी को सुनकर गहरे सदमे में है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसे यह पता चला होगा कि जब वो घर में थी उस समय फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को रखा गया था, और जिस पर वो भरोसा करके बात कर रही थी, जिसके घर में है वो एक हत्यारा है। तो सोचिए क्या हो सकता है। ऐसे में कोई भी सदमे में जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस लड़की की एक बड़ी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग करवा रही है, लेकिन पूछताछ के दौरान आफताब की इस नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के फ्लैट पर वो गई थी, लेकिन उसे श्रद्धा की हत्या या घर में शव के टुकड़े होने की भनक भी नहीं लगी, शक तक नहीं हुआ। आफताब कभी भी डरा सहमा नजर नहीं आया। वो अक्सर अपने मुंबई के घर के बारे में बताता था। आफताब ने अपनी इसी दोस्त को एक ऐसी फैंसी अंगूठी गिफ्ट की थी जो श्रद्धा की थी। आफताब जब 12 अक्टूबर को उसे घर पर लेकर आया, इसी दौरान उसने अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। ये वही अंगूठी थी जो श्रद्धा पहनती थी। शायद श्रद्धा को काटने के दौरान आफताब ने यह अंगूठी उसकी उंगली से निकाल ली और अपनी नई गर्लफ्रेंड को उसने ये तोहफे में दे दिया। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब कल आफताब का नार्को टेस्ट होगा और इसको लेकर सभी तैयारियां भी कर ली गई है। नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, इसको बताने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप उसे देखिए। किस तरीके से पूरा नार्को की ये जो प्रक्रिया है वो होती है, एक बार एक आम आदमी को अगर समझना हो तो आप कैसे समझाएंगे? नार्को हॉस्पिटल में आने से पहले एफएसएल की टीम में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें उनका एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है एंड उसके बाद मेडिकल फिटनेस ली जाती है सब्जेक्ट की। ओनली आफ्टर जो सब्जेक्ट मेडिकली फिट है, उनकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं। वो हर तरह से फिट होने के बाद ही पेशेंट को नार्को टेस्ट के लिए लिया जाता है। और मॉर्निंग में सब्जेक्ट को फास्टिंग बुलाया जाता है यहाँ पे, और ऑन कैमरा उसकी कंसेंट ली जाती है, उसको प्रोसीजर समझाया जाता है। और जब सब चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से, तो पेशेंट की कंसेंट के बाद प्रोसीजर शुरू किया जाता है, जिसमें कुछ एनेस्थीसिया की ड्रग्स दी जाती हैं मेनली, जिसके अंदर सोडियम पेंटोथल नाम की मेडिसिन है। और पेशेंट की मॉनिटरिंग पूरी की जाती है, पेशेंट की कंडीशन, हार्ट रेट, saturation, ECG, everything is monitored. And once the anesthetist is satisfied that patient एक उस condition में आ गया है कि उसका एक ट्रांस लाइक स्टेट जिसको हम बोलते हैं उसमें आ गया है, तो उसको क्वेश्चन हैंडेड ओवर किया जाता है
to the questionnaire team, which is from FSL. सर क्योंकि नार्को में जो है वो आप ड्रग देते हैं, जबकि पॉलीग्राफ में बिना ड्रग दिए उससे सवाल पूछते हैं, तो क्या नार्को करने से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करना ज़रूरी होता है उसके बाद? और वो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या नार्को का ही एक पार्ट होता है? और जब यहाँ पर सब्जेक्ट आता है तो उससे उस वक्त भी कंसर्न ली जाती है, क्योंकि कोर्ट में तो कंसर्न दे देता है, अगर वो यहाँ आके मुकर जाता है तो उसके बाद भी अगर उसका कर सकते हैं नार्को, या फिर नहीं कर सकते? अगर पेशेंट ऑन टेबल कंसेंट नहीं दे रहा है तो नहीं कर सकते, हम उसको मेडिसिन नहीं दी जा सकती। और जहाँ तक पॉलीग्राफ का सवाल है, FSL टीम कैन टेल यू बेटर। सर क्योंकि कोर्ट में जो है नार्को या पॉलीग्राफ एडमिसेबल नहीं है, ये माना जाता है कि इस टेस्ट के बाद जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक डायरेक्शन मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन करने में, तो आपको लगा है कि अभी तक इस नार्को की वजह से काफ़ी सारे जो है के मामलों में जो है जांच में सही दिशा मिल जाती है, जबकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ये एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में? डेफिनेटली वी आर होपफुल कि कुछ ऐसी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आए जिससे इस केस को सॉल्व करने में आयोग को, उनकी टीम को मदद मिले। तो हो सकता है कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं निकल के आया पॉलीग्राफ में, तो उसी दिन पता चलेगा। सर एक लास्ट सवाल मेरा, क्या ये साइंटिफिक मेथड जो है, ये टेस्ट जो है, क्या इससे ये हो जाता है कि कोई कितना भी शातिर हो, अगर वो चीज़ें छुपा रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट में भी नहीं बता रहा, तो नार्को में वो निकल के ही सामने आएगा? मैं ये नहीं कहूँगा हर प्रोसीजर के 100% रिजल्ट्स हैं, ठीक है, हर प्रोसीजर के अपने कुछ फेलियर रेट्स होते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ निकल के आ ही जाए, और डिपेंड करता है कि वो कितना बता रहा है, कितना नहीं बता रहा। ठीक है, 4 से 5 लोग रहते होंगे अंदर पूरा ऑपरेशन थिएटर में जब ये होता है? नहीं, सब कुछ मिला के 6 to 7। धर्मांतरण के मुद्दे पर इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए एफिडेविट पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य माध्यमों से धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन ये सच है कि अब इस पूरी कड़ी में लव जिहाद का पूरा वाकया सामने आ रहा है, और इसी को लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी हो रही है, और आफ्ताब के उस मंशा पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उसके टारगेट पर क्या हिंदू लड़कियां ही रह रही थी।